बच्चों सच सच बताना, अभिकथन कारण देखते ही दिमाग घूम जाता है ना। और केस आधारित प्रश्न में तो लगता है कि जैसे पूरा पैराग्राफ ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ वीडियो में उत्तर नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि एग्जामिनर का दिमाग भी समझाने वाली हूँ। अगर आप सच में बोर्ड में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद सीमा मैम, जिसमें हम लेके आते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में बोर्ड ओरिएंटेड वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आप सबसे पहले देख सकते हैं, इधर आपके सामने केस आधारित प्रश्न जो है वो दिया हुआ है। तो एग्जाम में आपको क्या होगा, इस तरीके से एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जिससे जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, जिनके आपको आंसर्स करने होंगे। तो देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा रहता है। इसे क्षैतिज वितरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, और अगर हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, परंतु यह संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका भी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शासन के 3 अंग बताए गए हैं, जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं के बीच क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि हर एक अंग क्या करता है, दूसरे पे अंकुश रखता है। इसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, यानी कि चेक एंड बैलेंसेस। अगर संसद गलत कानून बनाए तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगर कार्यपालिका शक्ति का दुरुपयोग करे तो विधायिका उसे जवाब दे सकती है। यही है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हमें दिए गए हैं, आगे हम इन्हें देखेंगे और इनके उत्तर भी समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों आप देख सकते हैं, इधर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसका उत्तर है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहा जाता है, जिसमें सत्ता 3 भाग में बटी हुई होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। प्रश्न संख्या 2, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या सुनिश्चित किया जा सकता है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। बच्चों तो इससे क्या होता है, जब हम सत्ता को क्षैतिज रूप में बांटते हैं, यानी कि हम इस तरीके से सत्ता को हॉरिजॉन्टल में बांटते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होता है, शक्ति बटी हुई होती है। तो अगर सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है अगर वो होता है, तो इससे क्या होता है, कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब शक्ति का दुरुपयोग कम होगा, और इससे क्या होगा, जो सत्ता है उसमें एक बैलेंस बना रहेगा, सबके पास बराबर ही शक्ति होगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, सत्ता के क्षैतिज वितरण का क्या लाभ है। उत्तर, सत्ता के क्षैतिज वितरण में हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, जिससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं बच्चों, जो सत्ता का संतुलन है वो हमें कैसे बना हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों अंग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे अंकुश रख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, एक दूसरे को कोई भी अगर वो गलत काम करे तो उसको रोक भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भारत में कार्यपालिका
सत्ता का उपयोग करती है किंतु संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका भी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। यानी कि आप क्या देखते हैं, ये जो व्यवस्था है जिसको हम चेक एंड बैलेंसेस भी कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था पे क्या होता है कि हर अंग क्या कर रहा है, सरकार का हर एक अंग दूसरे अंग पर निगरानी करता है। और साथ ही साथ क्या है, निगरानी करने की वजह से क्या होता है, कोई भी निरंकुश नहीं होता है, सब पे क्या बना रहता है, कंट्रोल बना रहता है। जैसा बताया गया है, भारत में कार्यपालिका क्या है, सत्ता का उपयोग करती है क्योंकि वो सत्ताधारी होती है, लेकिन वो किसके अधीन कार्य करती है, वो संसद के अधीन होकर कार्य करती है, यानी कि विधायिका के अधीन होकर कार्य करती है। दूसरी तरफ न्यायपालिका जो सर्वोपरि है, लेकिन वो भी क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका जो भी निर्णय लेती है वो दोनों को मानने पड़ते हैं, यानी कि कार्यपालिका को भी मानने पड़ते हैं और साथ ही विधायिका को भी मानने पड़ते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेपर में क्या दिया जाएगा, इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो आप देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी से जुड़ा हुआ एक पैसेज है, जो कि यहाँ पे जो हमारी राजनीति की किताब है उसका ही एक पार्ट लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पैराग्राफ के जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन टर्म्स होती हैं, उनको हमें यहाँ पे पकड़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं टर्म्स से बनते हैं और फिर उसके बाद हमें इनका उत्तर देना शुरू करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो अभी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड में आने वाला जो नया पैटर्न है उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे इतिहास से जुड़े हुए जो केस आधारित और अभिकथन आधारित प्रश्न हैं उनको अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न भी हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और आज हम राजनीति से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हल कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से उचित उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों पहला प्रश्न है, सत्ता का बंटवारा उचित है, यह हमें अभिकथन दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका कारण है, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और साथ ही साथ जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो हम देखेंगे इसमें हमें सबसे पहले जब हम अभिकथन और कारण से जुड़े हुए प्रश्न जब हम हल करते हैं परीक्षा में तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन पढ़ना है, उसको देखना है सही या गलत है। उसके बाद हमें कारण को पढ़ना है, उसको देखना है कि वो सही है या गलत है। और उसके बाद तीसरा काम जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो हमें देखना है कि जो कारण हमें दिया हुआ है क्या वो इस कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं, यानी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्यों का आंसर यहाँ पे देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकथन ए जो है सत्ता का बंटवारा उचित है, ये एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि लोकतंत्र में हम देखते हैं जो सत्ता का बंटवारा है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो शक्ति है वो किसी एक ही व्यक्ति या संस्था के पास होगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो निरंकुश हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम आर को देखते हैं, इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब सत्ता जो है वो अलग अलग समूहों या स्तरों में बढ़ जाती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे वहाँ केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पे जो सत्ता है वो बटी हुई होती है, सामाजिक समूहों के बीच में भी बटी हुई होती है। तो इससे क्या होता है, जो सत्ता है उसमें सभी को हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टकराव की स्थिति है वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो सत्ता का बंटवारा इसलिए सही है क्योंकि इससे सामाजिक टकराव कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, अभिकथन शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। कारण है, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर भी ए है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसके साथ ही जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
तो बच्चों यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि भारत के संविधान में क्या होता है, सत्ता का जो वितरण है वो हमने देखा था क्षैतिज स्तर पर होता है, जिसमें सत्ता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी हुई होती है। दूसरा आर है, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज वितरण में क्या होता है, तीनों अंग एक ही स्तर पर होते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। अब इसके अलावा जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। वो किस तरीके से? क्योंकि सभी क्या करते हैं, एक ही स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंटवारा है वो किस तरीके से हो रहा है, एक ही स्तर पर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, इसमें कथन दिया हुआ है, भारत में धर्मनिरपेक्ष आधार पर राजनीतिक व्यवस्था सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। कारण दिया हुआ है, भारत में हिंदू धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। तो बच्चों इसमें सी, हमारा जो सी आंसर है वो सही है। इसका मतलब है कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो क्या है, गलत है। तो हम देखेंगे कि जो ए है वो क्यों सही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष आधार पर राजनीतिक व्यवस्था सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि धर्म के आधार पर जब भी राजनीति की जाती है तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, सांप्रदायिकता होती है और उससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आर जो है वो गलत है, भारत में हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में क्या होता है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। बच्चों याद रखिए, बोर्ड में नंबर किसके आते हैं, जिसको तरीका आता है। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें पॉलिटी डन, ताकि मुझे पता चल सके कि आप अगला वीडियो किस बारे में चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।